बूटे में आपका इस्तकबाल है। आज हम उर्दू स्कूलों के नताइज के ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में माहिरीन और प्रिंसिपल हजरात को मदऊ किया है। सबसे पहले हम इनका तारुफ कराएं। आमिर अंसारी साहब काविश एक तंजीम चलाते हैं असातिज़ा की और मदनी हाई स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं। मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी में है, बहुत अच्छे उसके नताइज आते हैं। आज हमारे दरमियान स्कूलों के नताइज पर बात करेंगे आमिर अंसारी। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब। आप रईस हाई स्कूल भिवंडी के कामयाब और बहुत फ़ाल प्रिंसिपल हैं और रईस हाई स्कूल भिवंडी की नाक कहलाता है और तालीमी सरगर्मियों के लिए भी जाना पहचाना नाम है। हमारे साथ हैं प्रिंसिपल शबाना शहबाज शेख साहबा जो अंजुमन खैरुल इस्लाम कुरला की पिछले 17 वर्षों से प्रिंसिपल हैं और आपके दौर में कुरला के नताइज, खैरुल इस्लाम के नताइज बहुत शानदार रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे और मेहमान हैं जनाब अब्दुल रहमान साहब जो पटेल हाई स्कूल मुमरा के प्रिंसिपल हैं। पिछले 1 साल से आप वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उससे पहले आप मोहम्मदिया हाई स्कूल में भी प्रिंसिपल की खिदमत अंजाम दे चुके हैं। और हमारे बहुत ख़ास मेहमान आज के हैं हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब जो क्विज टाइम के रोए रवा हैं, महानामा शायर के नायब मुदीर हैं और बहुत अच्छे शायर और तालीमी मंजरनामे पर, तालीमी मामलात पर और तालीमी मौज़ूआत पर आपके बयानात, आपके ख़यालात बहुत माने रखते हैं। आज हम बात करेंगे उर्दू स्कूलों के एसएससी के नताइज के ताल्लुक से। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि प्रिंसिपल शबाना शेख साहबा अपने स्कूल का तारुफ करा के किस तरह से आइंदा क्या लाएमल हो सकता है स्कूलों के अच्छे नताइज के, इस बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले तो हमारी जो दूरअंदेशी जो 20 नंबर जो इंतजामिया ने की तरफ से, बोर्ड की तरफ से जो इस साल खत्म कर दिए गए थे, इस पर पहले ही जून से और कई एजुकेशनिस्ट ने बीच में वक्तन फ़वक्तन कोई व्हाट्सएप पर और कई मीडिया पर उन्होंने ये मैसेज पैगाम दिया था कि आप बहुत ही मोहतात रहिए क्योंकि 20 नंबर इस साल से बोर्ड ने बंद कर दिए। लेकिन अगर मनसूबाबंदी की जाए, असातिज़ा को मोटिवेट करके और पेरेंट्स को वक्तन फ़वक्तन बुलाकर और उनको तमाम इवैल्यूएशन सिस्टम जो बोर्ड नंबरात के ताल्लुक से है या जो न्यू पैटर्न आया है, पहले जैसा पैटर्न नहीं रहा कि मशकी सवालात रहे और बच्चे उसको रटाए और पेपर दे दे। अभी दरसी किताब में से कहीं से भी हमें सवाल पूछा जाता है। तो अभी हमारा जो फोकस होगा, असातिज़ा भी अपने जहन में ये बात क्लियर रखे कि जो भी असबाक पढ़ा रहे तो वो उस असबाक को, उस सबक को बच्चों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें। और मेरे ख्याल से ट्रेनिंग भी जो न्यू सिलेबस के ताल्लुक से है और या इवैल्यूएशन सिस्टम से एक बार उर्दू मीडियम में हर मज़ामिन पर इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि उनके जो जहन में जो सवालात है या सब्जेक्ट के तय उनके जहन में जो शक है, शुबे है, वो क्लियर हो जाए ताकि वो क्लासरूम में अच्छे से बच्चों को उस सबक, उस मौजू पर अच्छी तरह से उसको समझा सके और बच्चों में कोई इंटरेस्ट, दिलचस्पी जब भी आएगी जब वो असबाक समझेंगे। अब कोई गाइड वगैरह या कोई वर्क बुक वगैरह से काम नहीं चलने वाला है। तो अभी से मैं चाहूँगा ज़ियाउर रहमान साहब आप इस ताल्लुक पर, इस पर रोशनी डालें किस तरह से अब नया जो बच्चे हैं अभी आने वाले वो किस तरह से अपनी तैयारी करें और आप अपने स्कूल में क्या तजुर्बा कर रहे हैं इस ताल्लुक से। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और इस मौजू पर कुछ बोलने का मौका दिया। एसएससी के जो नताइज हमारे सामने आए हैं ये बहुत से लोगों के लिए चौंकाने देने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये जो नया इवैल्यूएशन पैटर्न है
इस पर तलबा ने जो एग्ज़ाम दिया है SSC का, वो उनका पहला इम्तिहान नहीं था। उन्होंने पहला यूनिट टेस्ट दिया, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिया, फिर उन्होंने सेकंड यूनिट टेस्ट दिया, फिर उन्होंने एक प्रीलिम एग्जाम दिया, फिर और एक प्रीलिम एग्जाम दिया। असातिज़ा और प्रिंसिपल जिनकी इस प्रोसीजर पर निगाह थी, उनके लिए ये नताइज चौंका देने वाले बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात, इसका अंदाजा था जी, बिल्कुल सही बात। मैं अपने यहाँ से इसकी मिसाल देना चाहता हूँ। गुज़िश्ता 5 बरस के मुकाबले में इस साल मेरे यहाँ का जो बैच था वो सबसे शानदार बैच था। अच्छा। और अगर गुज़िश्ता पैटर्न पर ही एग्ज़ाम हुए होते, वही इवैल्यूएशन स्कीम होती, तो शायद मेरे ये बच्चे बोर्ड में भी टॉप कर लेते। जी बिल्कुल सही हो सकता। लेकिन हमने देखा कि बावजूद कोशिशों के वो चीज़ें सामने नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि जब हमने आखिरी के 2 प्रीलिम एग्ज़ाम लिए, हम वो चीज़ नहीं कर पाए। हमें अंदाज़ा था कि हमारे बच्चे जो हर साल 95% क्रॉस करके मुसलसल 96%, 97% तक पहुँचे हैं, वो इस साल हमारे बच्चे 92% तक पहुँच रहे थे इंटरनल एग्जामिनेशन में मैक्सिमम। अंदाज़ा था हमको, उस लिहाज से हमने मनसूबाबंदी की थी। इसलिए ये जो नताइज आए हैं, ये हमारी उम्मीद के बरखिलाफ नहीं है। हम इससे बहुत खुश हैं जी। और बहुत मुतमईन हैं। अब जो उसका सबब है कि हम मुतमईन और खुश क्यों हैं, वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि जो मयार होता है वो अगर कोशिश के मुताबिक है तो वो मयार है, और अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं और खुश करने वाले हैं लेकिन वो कोशिश के नतीजे में नहीं हैं, तो वो हकीकी खुशी नहीं देते हैं। अभी मेरे सामने ये क्वेश्चन पेपर हैं। मैं बताऊं कि जो ख़ास बड़ा चेंज है जिसकी तरफ आवाम की भी तवज्जो होनी चाहिए, ये 40 नंबर का एक पेपर है अरबी का। कौन सा? अरबी का 50 जी। 50 ये 50 नंबर का अरबी का पर्चा है और कुल सफ़ात जो हैं ये 12 हैं। यानी एक सफ़े पर तकरीबन 3 नंबर के सवालात हैं सिर्फ। अच्छा। इसका जवाब अगर लिखा जाए तो जवाब का पर्चा इससे भी मुख्तसर होगा। जी बहुत अच्छा। ये ऐन उल्टा मामला है गुज़िश्ता इवैल्यूएशन पैटर्न पे, जहां पर सवाल का पर्चा 2 सफ़े का होता था जी। और जवाब का पर्चा 10 सफ़े का 10 होता था। सफ़े अच्छा। 20 सफ़े का। ये बहुत बुनियादी बात है जिस पर गौर करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही है। ये एक पूरा एक सफ़ा है जिस पर सिर्फ 2 नंबर के सवाल है, सिर्फ 2 नंबर का एक सवाल मौजूद है। ये एक पैराग्राफ है, ये एक मुकम्मल पैराग्राफ है मराठी का। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और बहुत सादा से एक सवाल का जवाब देना है। एक ही सवाल है। जी हाँ बिल्कुल। और शायद यही आगे होंगे और भी होंगे। एक सफ़े पर एक सवाल। जी, एक सफ़े पर एक, ये मैं खास तौर से जिसका जिक्र कर रहा हूँ, यही सवाल अगर गुज़िश्ता इवैल्यूएशन पैटर्न में होता तो मुख्तसर जवाब दिए आप 2-3 लाइन का, आपको 2-3 नंबर मिल जाते हैं। जी यहाँ पर आपको सिर्फ चंद अल्फाज लिखने हैं और आपको नंबर मिल जाएंगे। जी। लेकिन शर्त क्या है, उस वक्त बच्चे को वो जवाब याद करना होगा, रटना होगा और लिखना होगा। बस यही एक शर्त थी कि वो रट कर आए। यहाँ पर यह शर्त है कि बच्चा इसको पढ़े, नंबर 1 दैट इज रीडिंग, दूसरा ये कि समझे दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर उसने रीड कर लिया और उसने कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो ये ऊपर के इन सवाल के जवाब बहुत आसानी से दे सकता है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि अभी बिलउमूम जो मार्क्स मिले हैं वो लैंग्वेजेस में बच्चों के मार्क्स सबसे कमजोर हुए हैं। जी। हम नया इवैल्यूएशन पैटर्न आ तो गया है, हमने उसको अडॉप्ट तो कर लिया है, लेकिन वो हमारा जो पुराना मिजाज है वो अभी कायम है। आने वाले साल में हमको शायद उस मिजाज वो हट जाएगा। मिजाज से मतलब ये कि असातिज़ा का मिजाज या असातिज़ा का भी मिजाज, बच्चों का भी मिजाज, लेकिन बिल उमूम असातिज़ा का जो स्कूल में एक 10 साल 20 साल 25 साल से जो एक रिवायत चली आई है, नंबर 1
तफसीली जवाब लिखिए, नंबर 2 मुख्तसर जवाब लिखिए, और नंबर 3 एक जुमले में जवाब लिखिए। ठीक है, जो तफसीली नहीं लिख सकता वो मुख्तसर लिख देता है, जो मुख्तसर नहीं लिखता वो एक जुमले वाला लिखता है और पास हो जाता है। यहाँ उस तरह की चीज आपको पूरे सवालिया पर्चे के अंदर नहीं मिलेगी। यहाँ तक के जो खाली जगह पूर्ण करने के भी सवालात हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग जरूर है। मिसाल के तौर पर रियासत महाराष्ट्र का ताल्लुक बंबई बता दिया गया, तो मध्य प्रदेश का ताल्लुक आगे अब आपको लिखना है। थोड़ी सी याददाश्त और थोड़ी सी समझ वो वहां पर, हालांकि सवाल है वो खाली जगह पर करने का। अब यहाँ पर हमको स्कूल, देखिए दूसरी एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्तिहान जो है वो साल भर के आखिर में आने वाला अमल है, एकदम आखिर में आने वाला। लेकिन असल में जो साल भर क्लासरूम में जो चलता है, जो कुछ चलता है, वो वहां पर रिफ्लेक्ट होगा असल में। तो हमको हमारे साल भर के अमल में वो तब्दीली, हमारे अप्रोच में उस तब्दीली की बहुत सख्त जरूरत है। जी, तो आपने अच्छा, मैं रहमान साहब आपसे जानना चाहूँगा, ज़ियाउर रहमान साहब ने बातें कही, जिस तरह की बातें, ये बातें असातिज़ा तक पहुँची हैं या असातिज़ा के जरिए बच्चों तक पहुँची हैं कि नहीं पहुँची? नहीं, इस साल कम से कम अभी तक तो नहीं पहुँची है। मतलब जितनी पहुँचनी चाहिए उतनी जो फीसद है उसका बहुत कम पहुँची है। हुआ ये कि जो सिलेबस बदला, पैटर्न बदल गया, उसकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग में अभी तक सही से ट्रेनिंग नहीं हुई है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, ये सब अभी तक पहुंचा ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब बच्चे मुतासिर हुए असातिज़ा की वजह से, असातिज़ा की वजह से रिजल्ट खराब आया? नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। किसी हद तक सिस्टम अभी तक, मतलब जैसा पिछला पैटर्न था, एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हुआ करता था, अब वो पैटर्न ही बदल गया है। जैसा जिया साहब कह रहे थे कि जो सवालात जो बनाए गए हैं, सबसे अहम जो सवालात की तरतीब दी गई है, ये पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग पर ही है। हर, ये सिर्फ तो लैंग्वेजेस की बात हो गई, यहाँ तक हम आते हैं साइंस में भी। जो साइंस का भी एक पैटर्न हुआ करता था पहले, वो भी पूरा याद दहानी पर हुआ करता था, बच्चा याद करता था और उसको लिखता था। अब यहाँ पर भी साइंस में भी बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया गया है। अच्छा, जैसा मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ, जैसे मैं वहाँ चार्ज लिया, मुझे पहले से फिक्र सता रही थी कि रिजल्ट क्या होगा। हमारे फिक्र की मेरी 2 बातें थी। एक तो ये कि हमारा स्कूल पहली मर्तबा सेमी इंग्लिश से फेस कर रहा था। सेमी इंग्लिश, मैथ्स में भी हमारे पास सेमी इंग्लिश है और साइंस में भी हम फर्स्ट टाइम ये कर रहे थे, तो बहुत फिक्र हमको लाहक थी। तो हमने एक तरीका ये बनाया कि हफ्तावारी टेस्ट शुरू कर दिया, जो जनरली ट्यूशन क्लासेस में होता है। तो मुख्तसरन पेपर हम खुद बनाते थे, इंतजामिया उसका पूरा खर्च बर्दाश्त करता था, और पेपर भी इस तरह के होते थे कि ऐसे लिखे हुए इस शक्ल नहीं, पूरे कंप्यूटराइज पेपर बनाते थे। कंप्यूटराइज पेपर बनाकर उस तरह का सिस्टम हमने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट खास तौर से मैथ्स और साइंस का काफी बेहतर है। इवन यहाँ तक हुआ कि हमारे इंतजामिया ने आके बाज़ाब्ता कल चेयरमैन साहब आए और उन्होंने तारीफ तक कर दी कि आपका रिजल्ट मैथ्स का बहुत ही उम्दा है। इस बार, इस साल एसएससी में आप मालूम पड़ा कि आपके स्कूल की बच्ची ने टॉप किया है जी। तो आपको अंदाजा था कि बच्ची जो है यही टॉप करेगी या आपका स्कूल टॉप आएगा? हमारा स्कूल टॉप आएगा ये गुमान नहीं था। मेरा बच्ची में बहुत ज्यादा मतलब वो सलाहियतें हैं और उम्मीदें थी कि वो टॉप करेगी हमारे स्कूल से। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आमिर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चूंकि तमाम रियासत में घूमते रहते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स के बारे में बहुत आप फिक्रमंद हैं, बताएंगे ये जो साल रहा, इस साल आप किस तरह से लोगों को या टीचर्स को ट्रेन किया और आपकी उम्मीद के मुताबिक नतायज आए या और उसमें कुछ बाकी रहेगी बातें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस अहम मौजू पर अहम शख्सियत के साथ में बात करने का मौका हमको मिल रहा है, और इस बहस को स्कूल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक छोटे से इस उन्वान पर आज अगर बहस शुरू नहीं करेंगे तो आइंदा भी हमारे जो नतायज होंगे वो जिस तरह से 89% पूरे स्टेट का लास्ट ईयर परसेंट था, जो महाराष्ट्र बोर्ड का, वो इस साल 77%, मतलब तकरीबन 12% कम हुआ है। और इसकी वजह, इसका खदशा जब स्टेट बोर्ड के जो डायरेक्टर साहब हैं मगर साहब, जब उन्होंने सबसे पहले इंटरनल मार्क्स हटाने का जो पूरा
फैसला, एक बहुत अहम फैसला लिया था, उसी वक्त ये अंदेशा जाहिर कर दिया था कि अगर स्टेट बोर्ड का रिजल्ट खराब होता है तो हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। उसकी असल वजह ये थी कि महाराष्ट्र स्टेट नेशनल लेवल पे भी किसी एजुकेशन स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन हो रहा है। आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको नैस कहा जाता है, ये एक म्यारी टेस्ट होता है और ये नैस जो है वो हिंदुस्तान भर पे नहीं बल्कि और 7 कंट्रीज में ये नैस का इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसका जो डेटा होता है उससे एक किसी कंट्री का, किसी स्टेट का एक क्वालिटी, एक म्यार जो है वो तय होता है, तालीमी म्यार तय होता है। तो नैस के रिजल्ट पर महाराष्ट्र स्टेट 10th लेवल के रिजल्ट पर 57% था पिछले साल, जबकि हमारा ओवरऑल बोर्ड का रिजल्ट था तकरीबन 90%। यानी एक स्टेट जो 10वीं का अपना खुद का एग्जाम लेता है तो उसका रिजल्ट 90% आता है और कोई एक्सटर्नल एजेंसी कोई लेती है तो रिजल्ट आता है 57%। तो ये कहीं ना कहीं म्यार को धक्का पहुंचाने वाली बात थी, इसलिए ये एक बोल्ड डिसीजन लिया गया और ये डिसीजन मैं ये कहूंगा कि बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जो सही डिसीजन है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक, देखिए हम लोग सिर्फ 10वीं के रिजल्ट पर बात कर रहे हैं, हमको 8वीं के रिजल्ट पे बात करना चाहिए, हमको 7वीं के रिजल्ट पे बात करना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो सीसी के पैटर्न से बिल्कुल मेल खाता है। जो 5वीं से 8वीं या पहली से 8वीं का जो हमारा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो चल रहा है पूरा स्कीम, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज पिछले 10 साल में हुआ है। सीसी की पॉलिसी बहुत बेहतरीन पॉलिसी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं मसला था। इसीलिए बच्चे का अंडरस्टैंडिंग का जो इश्यू हो रहा है वो हमारे बच्चों का 9वीं और 10वीं में नताइज थोड़े से मार खा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब्दुल रहमान सर ने जो बात कही कि ये बात गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल के असातिज़ा तक पहुंची या नहीं पहुंची, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि डिपार्टमेंट ने पहली मर्तबा बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत संजीदगी के साथ इस बात का खास एहतमाम किया कि जो नया सिस्टम आया है उसको स्कूल के असातिज़ा तक पहुंचाया जाए। पहली मर्तबा आप सोचिए कि बाल भारती को जिम्मेदारी दी गई पेपर बनाने की। सिस्टम में जो तब्दीली लाई गई थी उसमें एक सिस्टम, ये तब्दीली एक बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इससे पहले ऐसा होता था कि किताब बनाने की जिम्मेदारी, निसाब बनाने की जिम्मेदारी किसी और पर होती थी और इवैल्यूएशन पैटर्न यानी पेपर बनाने की जिम्मेदारी किसी और पर होती थी। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने ये किया कि जिस बोर्ड ने, जिस मतलब पैनल ने, अदारे ने जो है वो किताब बनाई, उसी को ये जिम्मेदारी की कि वो पेपर भी बनाए। और उन्होंने 5 का वादा किया था, लेकिन 3 सैंपल पेपर्स उन्होंने बना के अपलोड किए, सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। कि देखिए क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा, जिस तरफ सर इशारा कर रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन पेपर बड़ा होगा और आंसर मुख्तसर होगा, मतलब ये कि अंडरस्टैंडिंग, स्किल और एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे। तो थोड़ा सा मैं सिर्फ टीचर्स तक के बात पहुंची, लेकिन शायद वो थोड़ा सा हाजमा हमारा भी खराब है, उसकी थोड़ी सी हमको कमजोर है और उस पर थोड़ा ज्यादा हमको ख्याल करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हम अगले साल का अगर प्लान कर रहे हैं कोई भी स्कूल, तो टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बाकायदा बजट तय हो, बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम तय हो, महीने का 2 महीने का किस तरह का। हमारे वहाँ प्रॉब्लम यही है कि नया सिस्टम आ जाता है लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता, या अडॉप्ट करने में 5 साल लग जाते हैं हमको। तो ये फौरी तौर पर एक फास्ट ट्रैक प्लान हो कि टीचर्स हमारे 1 साल में किसी ना किसी तरह से वो सारी चीजों से मतलब जो टीओज है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम, ये दोनों का रिलेशन क्या है उसको समझाना टीचर्स को बहुत जरूरी है। और चल रहा है जिया सर की स्कूल में मुख्तसर मतलब हालात के तहत जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन उसको मुख्तलिफ स्कूलों में होना बहुत जरूरी है। हामिद इकबाल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो नताइज हैं एसएससी के उर्दू स्कूलों के, इस पर एक आप अपनी नज़र किस तरह से इस पर डालते हैं और आपके ख्यालात क्या हो सकते हैं? एक ये जितने लोग हैं तब किसी न किसी स्कूल से वाबस्ता हैं, लेकिन आप अलग से आपका जो नज़रिया है वो किस तरह से हो सकता है, ये इस पर आप मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। देखिए, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि सोशल मीडिया पर या उर्दू अखबारात में जितना वावेला मचाया जा रहा है उर्दू स्कूलों के ख़राब रिजल्ट का, मेरी नज़र में नए पैटर्न के मुताबिक उर्दू स्कूलों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। पहली बात ये सही है। इसी तरह का रिजल्ट बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स का भी है, सही है। इसी तरह का रिजल्ट मराठी मीडियम का भी है, गुजराती मीडियम का भी है, तमाम मीडियम्स का रिजल्ट इसी तरह का है। बच्चों के मार्क्स सबसे कम जो आए हैं वो लैंग्वेजेस में आए हैं।
जी बिल्कुल सही है। ये जो हमारे यहाँ पिछले 15-20 साल में एक बुखार जो साइंस और मैथ्स का चढ़ा दिया गया था, इस बुखार को उतरना बहुत जरूरी है। दरअसल जबान या लैंग्वेज जो है ना, वो सीढ़ी है तमाम तरक्कियात की। और हमारे यहाँ पर, अब मैं उर्दू स्कूल की बात कर रहा हूँ, कि हमारे यहाँ पर जबानों पर तवज्जो बहुत कम दी जाती है, खास तौर पर उर्दू और मराठी पर। हमारे यहाँ इंग्लिश पर तवज्जो दी जा रही है। कई स्कूलों में मैंने देखा एडिशनल टीचर्स मैनेजमेंट ने अपनी तनख्वाह से रखे हैं, इस तरह के तजुर्बात हो रहे हैं। लेकिन उर्दू की तदरीस, मराठी की तदरीस हमारे उर्दू स्कूलों में अब भी बहुत कमजोर है। ये मैं खुलकर कहना चाहता हूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या बोर्ड ने एक तरीक़ेकार बताया कि आपको इस तरह से अब तदरीस करनी है, उसकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। आपके स्कूल में आप किस तरह से जो है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, वो एक अलग मौजू है। जैसे हम क्या करते हैं कि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स होते थे, पहले रट्टू तोता सिस्टम जो था उसके तहत जो होता था कि बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं जो हम उनकी आवभगत करते थे, उन पर बहुत तवज्जो करते थे, या फिर वीक स्टूडेंट्स की क्लास पर ज्यादा तवज्जो करते थे। लेकिन वो बच्चे जो 55% से लेकर 75% तक मार्क्स लाते, हमारी तवज्जो उन पर बहुत कम होती थी। अगर हम उन बच्चों पर एक्स्ट्रा तवज्जो करें जो 55% से लेकर 75% तक मार्क्स लाते हैं, अगर उन पर हम एडिशनल तवज्जो करें, तो यकीनन वो बच्चे 85-90 के आसपास पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। फिर हमारे यहाँ पर एक खामी जो मैं चूंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से ज्यादा वाबस्ता हूं उर्दू स्कूलों में, तो एक चीज जो मुझे शिकायत आमतौर से उर्दू स्कूलों से है, वो ये है कि हमारे जो अच्छे बच्चे हैं जो वाकई स्कोर कर सकते हैं, उनको 9वीं 10वीं में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया जाता है। कोई, मैं मेरी बात पर आप प्रिंसिपल हजरात ना बुरा मानिएगा, उनको तकरीरी मुकाबले में भी उन्हीं बच्चों को भेजा जाता है, ड्रामे में भी उनको भेज रहे हैं आप, मोनो एक्टिंग में भी उन्हीं को भेज रहे हैं, तमाम सरगर्मियों में उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों को भेज रहे हैं। अगर आप उन एक्टिविटीज से इन बच्चों को हटाकर उसके एजुकेशनल एक्टिविटी उस पर ध्यान दे, तवज्जो करें, तो वो उसका परसेंटेज बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत तरक्की हो सकती है। मेरा अपना ये मानना है। एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त जो है जबानों की तदरीस जो है स्कूलों में हो नहीं रही है। तो मैं शबाना मैडम से जानना चाहूंगा कि ये क्या आप हामिद इकबाल साहब की इस बात से मुत्तफिक हैं कि उर्दू और बिलखुसूस मराठी इन जबानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जो इन्होंने जबानदानी पे कहा है, लैंग्वेजेस में अंग्रेजी, मराठी जो हमारी स्टेट की लैंग्वेज है, और उर्दू जो हमारी मातृ जबान है, जिसमें बच्चा लिखता है, सोचता है, देखता है और उसी जीना बनाकर वो जिंदगी की मंजिल को हासिल करता है। तो उर्दू जबान, मेरा तो ये ख्याल है कि उर्दू के लिए एकदम एक्सपर्ट टीचर, जैसे हम मराठी, इंग्लिश के लिए या स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए हम एक एक्स्ट्रा टीचर रखते हैं, ट्यूटर रखते हैं, मैनेजमेंट भी इसमें काफी एक्टिव है। तो उर्दू के लिए, खास तौर पे उर्दू के लिए एक एक्सपर्ट को बुनियादी तालीम दी जाए, यानी छोटी जमात से, प्राइमरी में और 5वीं में। आप 9वीं और 10वीं जमात में चाहेंगे कि बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना सिखाए, उनको बोलना सिखाया जाए, तो बहुत देर हो चुकी है। इसके लिए क्या आप अपने स्कूल में तजुर्बा करेंगी या कर रही हैं? नहीं, हम कर रहे हैं। हमारा मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूटर्स का अंग्रेजी के लिए है और मराठी के लिए ये ट्यूटर हमेशा उन्होंने मुहैया किया है। जो टीचर्स, जो स्कूल ने डिमांड किया है, जो प्रिंसिपल ने डिमांड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दे रहे हैं। तो जिससे काफी, जैसे आप देख रहे हैं 10 साल से हमारा रिजल्ट 100% है। वही अतराफ के बच्चे आते हैं। हमारे एल वार्ड में 21 उर्दू मीडियम स्कूल है। सिर्फ हमारा वाहिद एक स्कूल नहीं है खैरुल इस्लाम का, लेकिन उसके लिए हमारे प्लानिंग, एक तश्कील कमेटी हमने बनाया है 10वीं जमात के लिए, 5th to 8th के लिए अलग और 10वीं जमात के लिए। और पहले से हम उस कमेटी में जो भी मंसूबाबंदी होती है और उस पर हकीकी तौर पर उस पर अमल होता है। जैसे अभी किसी मेरे साथी ने बताया कि हफ्ते में एक बार टेस्ट हो। हमारा यहाँ के हर चैप्टर, अगर टीचर ने एक चैप्टर खत्म किया उसका हम टेस्ट लेते हैं, तो फौरन कहाँ कमी रह गई, बच्चे ने 10 नंबर का, जरूरी नहीं आप 50 नंबर का ले। अभी बताया है कि अंडरस्टैंडिंग पूरा, अगर आप देखेंगे तमाम क्वेश्चन पेपर में, बच्चा अगर समझेगा नहीं तो वो लिख नहीं सकता है।
तो ये टीचर को अभी से प्लानिंग अपने सब्जेक्ट के लिए फिक्र अंदाज होना चाहिए, चाहे वो कहीं कोई एक्सपर्ट से रुजू करे। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मैं इस पर बिल्कुल तायद है कि डिपार्टमेंट ने काफी अच्छी कोशिश की थी, हर मज़ामिन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने ट्रेनिंग का इनेकाद किया था और ज्यादातर टीचरों ने उससे मुस्तफिद भी हुए हैं। हम चाहते हैं कि टीचर्स का अगर कोई शक है, शुबा है, तो एक्सपर्ट से बिफोर स्कूल रीओपन होने से, पढ़ाने से पहले वो क्लियर करें और बच्चों को कि जब वो सामने खड़े रहे तो उनका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सही बात। और अगर उनका डाउट क्लियर है तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हर साल उर्दू मीडियम के अच्छे नताइज आते हैं, इंशाल्लाह अगर सही मनसूबाबंदी रही और वो बच्चों की फिक्र के साथ अगर हमने उनकी तवज्जो दे तो आइंदा भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको हासिल। जिया साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने स्कूल में नए नए तजुर्बात के लिए मशहूर हैं पूरे भिवंडी में, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। आप अपने स्कूल के नतीजे को देखते हुए इस वक्त के आइंदा का क्या मंसूबा बना रहे हैं और किस तरह से आने वाले बच्चों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, कि किस तरह से आप प्लानिंग कर रहे हैं, जरा बता दें। जी, मैं आमिर अंसारी साहब और हामिद भाई दोनों की बातों के दरमियान से अपनी बात, इस सवाल का जवाब दूंगा कि हमेशा हमारा फोकस जो है वो असातिज़ा की ट्रेनिंग पर रहा है। हमारे पास सजेशंस बहुत से आते हैं कि भाई बच्चों की ज़बान दुरुस्त नहीं है, गुफ्तगू अच्छी तरह से नहीं करते, लैंग्वेजेस में बहुत पीछे हैं, माँ बाप में अवेयरनेस नहीं है, समाज के अंदर बेदारी नहीं है। ये सब बातें आती हैं। आप वालिदैन का वर्कशॉप करें, आप बच्चों का वर्कशॉप करें। हम ये सोचते हैं कि बच्चे और वालिदैन ये एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन है स्कूल का। जी जी, सही, और बदलता रहता है और बहुत अनलिमिटेड है वो। नए बच्चे आ रहे हैं, नए वालिदैन से आपका साबका है, तो हमने वो तो सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन हमारा फोकस साँचे दुरुस्त करने पर। यानी हम टीचर्स के अंदर वो जो बातें आप बच्चों को देना चाहते हैं उसके लिए हर उस्ताद को तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा जो सालाना मंसूबा जो हमेशा मई में तैयार होकर हमारे असातिज़ा को मिल जाता है, उसमें बाकायदा टीचर्स की वर्कशॉप के कई सेशंस वो सब्जेक्ट वाइज भी हैं और उनकी पर्सनैलिटी वाइज भी हैं, उनकी शख्सियत के एतबार से वो दोनों किस्म के हैं। और मुसलसल इस पे हमारा फोकस इतना है कि आप ये यकीन जाने, मेरे स्कूल का भी कोई भी एक नया टीचर भी ऐसा नहीं है जो तरबियत याफ्ता ना हो। मैं इस सिलसिले में जब स्टाफ की पहली मीटिंग लेता हूँ उसमें ये बात मैंने हर साल कही है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता, तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में एक बात मुश्तरक है कि उनके यहाँ पे ट्रेंड रिसोर्सेस, तरबियत याफ्ता अफराद की तादाद ज्यादा है। अगर वहां पर कोई नर्स इंजेक्शन दे रही है या कोई आम आदमी भी कोई काम कर रहा है तो वो उसके लिए तरबियत उसने हासिल की है। हम हमारी बीएड की जो ट्रेनिंग हमने ली है उसको हम आखिरी तरबियत न समझे, इन सर्विस जो ट्रेनिंग होती है फील्ड में आने के बाद उसकी अहमियत उससे पहले की तमाम ट्रेनिंग से ज्यादा। तो मेरे स्कूल में बहुत सारे काम चलते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा नुमाया चीज है वो ये है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक मौलाना अबुल आला मदूदी की एक तकरीर का एक जुमला याद आ जाता है, उससे मैंने फायदा हासिल करता हूँ। उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है कि मुसलमान जो हैं वो अपने ही कॉलेज खोलें, कॉलेज दूसरे खोलें, हमारे बच्चे अपनी तादाद से वो कॉलेज भर दें। उसमें से एक सबक मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि सारे ट्रेनिंग सेशन आप ही अरेंज करें। कहीं पर भी आप लोग खुद गवाही देंगे, बॉम्बे में या कहीं पर भी कोई ट्रेनिंग होगी, मेरे टीचर वहाँ जरूर पहुंचे, मौजूद होंगे। आप कहीं पर भी ट्रेनिंग, कुछ भी मसला होगा किसी टीचर का, मैं ओला का इंतजाम करता हूँ, कुछ भी, लेकिन उसे जाना है। उसमें गुज़िश्ता बरस तो इंतहाई सख्त बारिश में जब कोई ट्रेनर नहीं पहुंच सका था, लेकिन मेरे टीचर पहुंचे थे। बहुत बड़ी बात। सिर्फ इस वजह से कि भी ट्रेनिंग हासिल करनी, तो बहुत फोकस दिया है हमने। एक बहुत अच्छी बात है। मैं आमिर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप असातिज़ा के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्या उस तरह से रिस्पांस आपको मिलता है कि असातिज़ा के कि आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओवरवेलमिंग रिस्पांस जिसे कहें, और आपकी बात को लोग जो है बहुत ध्यान से सुने
और आपकी तारीफ करें और आपका साथ दें, ऐसा कोई अच्छा तजुर्बा आपको मिला है क्या? नहीं, मैं मतलब बहुत ईमानदारी से ये बात कहना चाहूँगा कि असातिज़ा की बहुत सारी तंजीमें पहले भी काम कर रही थी और अभी भी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काविश के प्लेटफॉर्म से जो रिस्पांस टीचर्स ने दिया है वो बहुत अच्छा रिस्पांस था और अभी तक अच्छा रिस्पांस है। मैं जिया सर की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मेरे ख्याल से काविश का टीचर्स के ट्रेनिंग का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें भिवंडी के रईस हाई स्कूल के कोई टीचर ने वहाँ पे शिरकत ना की हो। मैं भी यही कह सकता हूँ, 21 साल में तो मुझे भी ये तजुर्बा। तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन कैसा है, हम लोग खुद भी रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है, हम लोग सब ऑलरेडी फुल टाइम टीचर्स हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर जैसा सर ने कहा कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, जैसे अभी 1 साल का साइंस टीचर्स का एनसीईआरटी का डिप्लोमा है साइंस टीचर के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स को 1000 रुपए देना है, प्राइवेट टीचर है तो 3000 रुपए देना है। वो बिल्कुल आप अपने घर पर आपको बैठ के करना है, ऑनलाइन है पूरा। तो जाहिर सी बात है, नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी बन रही है, जो करिकुलम बन रहा है, अगर वो लोग कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशलाइज किसी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो उससे हमको फायदा उठाना चाहिए। हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि चूंकि टीचर्स ऑलरेडी इतने सारे काम में बिजी हैं, जैसे शबाना मिस बता रहे हैं, अंजुमन खैर इस्लाम का अपना मैनेजमेंट का बहुत सारा शेड्यूल होगा, फिर अंजुमन इस्लाम का ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो टीचर्स का निकल कर आना पर्टिकुलर डेज में, वर्किंग डेज में खास तौर पे, लेकिन हम जरूरत तो महसूस कर रहे हैं और टीचर्स से ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर संडेज को प्रोग्राम होते हैं, हॉलीडेज को प्रोग्राम होते हैं, तो वो उसमें भी वो शिरकत करे। और थोड़ा और मोटिवेशन की जरूरत है स्कूल लेवल पे। मैं चाहता हूं कि अगर महीने में 1 मरतबा भी इस तरह का कोई डिस्कशन हो या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो आधे 1 घंटे का, बल्कि हमने अपनी स्कूल में सर कोशिश हम लोग इस साल ये कर रहे हैं कि मंथ एंड में जो हाफ डे होता है हमारा, तो वो हाफ डे को हम लोग 2 हाफ डे करेंगे हम लोग, और 1 हाफ डे हमारा टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम होगा पूरा, और 1 हाफ डे जो रजिस्टर वर्क वगैरह जो दूसरा है हम लोग उसको करेंगे। और जो सेकंड हाफ डे मतलब टीचर्स के लिए वो हाफ डे होगा, लेकिन हम लोग पीटीए और हमारा एलुमनाई एसोसिएशन वहां से हम लोग 4 पीरियड लेने के लिए कुछ इस तरह का इंतजाम करने का हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान है, ताकि टीचर्स को 2 घंटा मिले ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। तो ये एक नया तजुर्बा है हमारी स्कूल के लिए। वो हमें साहब आप जरा बताएंगे इस जो मौजूदा सर की बात में इजाफा करना चाहता हूँ। उसके अलावा उसमें ये भी है, हम इस तरह के ट्रेनिंग सेशन में ये भी सोचते हैं कि एग्जामिनेशन होने के बाद से रिजल्ट की तैयारी के दरमियान जो वक्फा है, जी, हम ऐसे कुछ ट्रेनिंग सेशन उस दौरान भी अरेंज कर लेते हैं। ये करते वक्त में आपको आपके असातिज़ा कहते नहीं कि आप हमको कितना काम देंगे, हम ही करें, इस तरह ये बहुत पहले हुआ करता था। अच्छा, ये बहुत पहले। देखिए, कोई भी आप तब्दीली लेकर आएंगे तो शुरू में रेसिस्टेंस तो यकीनी तौर पे होगा। ये इवैल्यूएशन पैटर्न भी जो आया, ये फौरन अभी हमने लिया है, इसको हमारे जहन ने कबूल करना अब शुरू किया है, और जब दिल कबूल कर लेगा तो फिर वो तब्दीलियां आएगी समझ में। अच्छी बात। तो ये भी मामला वही है। अब इस तरह की कम से कम माहौल मेरे स्कूल में बिल्कुल नहीं है कि ट्रेनिंग के जो रेसिस्टेंस है। एक होता है टीचर्स, मैं एक टीचर हूँ, मैं ये सोचूंगा तो मैं तो सब जानता हूँ, तो वो एक जो जहन की रुकावट है वो अब दूर हो रही है। अच्छी बात है शबाना मैडम। एक आम ख्याल टीचर्स में है जी, बल्कि पेरेंट्स में है। हामिद भाई के बाद में आऊंगा कि प्रिंसिपल जो है ज्यादा वक्त जो मीटिंगों में मसरूफ रहते हैं स्कूलों में, या पेरेंट्स के लिए, या असातिज़ा के लिए, या बच्चों के लिए पूरी तरह दस्तयाब नहीं होते हैं। पूरी तरह से इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल हजरात को ये देखना चाहिए कि वो मीटिंग जो है डिपार्टमेंट की है तो कंपलसरी होती है, और मैनेजमेंट की भी है तो कोई नई बातें होती है या जो भी उनका देना होता है, जो भी सर्कुलर है, जो पैगाम है, वो अवॉइड। लेकिन ऐसे जो दूसरी बहुत सारी मीटिंगें भी होती है, मैं ये बताती हूँ, जो डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट को छोड़कर सोशल मीडिया पर ही, तो हर इसमें उधर हाजिरी देना या वहां पर जाना, स्कूल छोड़कर
प्रिंसिपल का काम है स्कूल, लेकिन ऐसा मेन होता तो स्कूल है, पहले ऐसा मैं होता इससे तो है। मुत्तफिक नहीं हूँ कि मुझे मैं अपना नहीं, तजुर्बा बता रही कि मैं हर इसमें दिखाई नहीं देती। नहीं, आप हेडमास्टर एसोसिएशन की सदर हैं, इसलिए हेडमास्टर्स की साइड ले रही हैं। जी नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत साफ, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, मैं इस मामले में बहुत बेबाक हूँ। अगर ऐसा हो नहीं, अच्छा ये हो सकता है आप क्योंकि नेशनल अवार्ड याफ्ता है इसलिए भी थोड़ा दामन बचा रही हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर गलती लेकिन होगी सच बात मैं ये है। सब इसके सामने एक्सेप्ट कर लूंगी। एक्सेप्ट, लेकिन- ये बातें मेरे कुछ लोगों ने कहा है कि भाई प्रिंसिपल जब भी मिलो तो वो मीटिंग में है। कौन सी मीटिंग में है? वो डिपार्टमेंट में है, वो यहाँ है। ये बातें काफी मतलब लोग, लेकिन ऐसा हकीकत में मैं समझती इस पूरी तरह से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। हाँ, जहाँ अशद जरूरत है कि प्रिंसिपल वहां जाना चाहिए, हजरात ने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट के काम है, ईआई से मिलकर ही वो हल हो सकता है, तो वहां पर प्रिंसिपल हजरात को जाना है। लेकिन छोटे मोटे मैटर हमारे क्लर्क ही इतने काफी एक्सपर्ट होते हैं, 30-33 साल पुराने होते हैं कि वो चुटकियों में मसाइल हल करते हैं। लेकिन जहाँ गाड़ी अटक जाती है, रुक जाती है, मैनेजमेंट से भी अगर जनरल सेक्रेटरी से आपका अपॉइंटमेंट है और स्कूल के प्रोग्रेस के लिए आपको है, तो मुझे चाहता है वहां पर प्रिंसिपल को सब काम छोड़कर, यस सर, मुझे ये जरूरत है मेरी स्कूल की बका के लिए, मेरी बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए मुझे ये चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये तजुर्बा है इतने मैनेजमेंट में, इतने जीएस है कि जब भी मैंने जो चीज की मांग की, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया, चाहे वो बैंड हो या मेरा आंगन एक एक्टिविटी जो मैंने इस कैंपेन में मेरे पेरेंट्स को मैंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि होम प्रोडक्ट नो केमिकल ऐड, कि पेरेंट जो बहुत ही ज्यादा मजबूर होते हैं और इतने खुददार होते हैं कि वो ज़कात और फितरा और कोई ऐसी मदद लेना नहीं चाहते, लेकिन वो घर में ऐसी चीजें बनाते हैं और हमारे स्कूल के प्लेटफॉर्म पर हमारे लेबल में मेरा आंगन हमने लेबल उसको दिया है और उसमें उन गरीब पेरेंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया किए कि वो बड़ी खुददारी के साथ वो बेचे। थैलियां जो आजकल प्लास्टिक बैन है, हम कपड़े, पुराने कपड़े जो फेंक देते हैं और कितने कम इसमें में, हम उसको सलीके से उसकी कतरन निकाल के उसको फ्रिल लगा के 20 रुपए 30 रुपए में वो तलबा ले लेते हैं। तो ये भी एक है। हामिद साहब, जरा आप अब के जो हालात हैं, अब के जो नताइज हैं उर्दू स्कूलों के ओवरऑल पूरे मुंबई के, पूरे महाराष्ट्र के, इस पर आप जरा सा नजर डालें, अपने ख्यालात। देखिए, बहुत सारी बातें की जाती हैं और ये तो अमली तजुर्बात हैं। मेरी इत्तेफाक से मामला ये हुआ है कि आपने मुझे ऐसे 4 लोगों के सामने मुझे बिठा दिया है कि जो चारों इंतहाई फाल है। अच्छा, आप इनको सामने मत रखिए। अगर इन्हें आईना बना ले, मैं शबाना मैडम को गुस्ताखी नहीं करना की है मैंने, लेकिन अज़राए मजाक मैंने 2 जुमले कहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि आपके मोहल्ले की कमेटियों में, कई सोसाइटियों में, कहीं किसी इदारे में, आपके इलाके के इदारों में मीटिंगें हो रही हैं और प्रिंसिपल अपनी चेयर छोड़कर अगर उन मीटिंगों में चला जा रहा है, उससे आपके स्टूडेंट को क्या फायदा है? आपके बच्चों को क्या फायदा? आप एनजीओज में घूम रहे हैं, एनजीओज आपके स्कूल में आकर जो है वो बच्चों के टॉयज बेच रहे हैं आकर, और ये सारी चीजें जो हो रही है, वक्त जाये जो किया जा रहा है, तो इन सब का स्टूडेंट को, तालिब इल्म को क्या फायदा है? तो ये एक फैशन जो नॉन एडेड धंधा चलाने वाले इंग्लिश स्कूलों ने अपनाया था, हम उसको क्यों फॉलो करें? उर्दू स्कूल उसको क्यों फॉलो करें? वो उनका एक पैटर्न था जो उन्होंने धंधा चलाने के लिए उन्होंने अपनाया था। हमारे यहाँ पर भी उसका इंप्लीमेंट होता नजर आने लगा है और ये बहुत खतरनाक चीज है। इसके अलावा मैं ये चाहता हूं, मैं फिर मुआजरत के साथ, बदकिस्मती ये है कि हामिद इकबाल बहुत बदनाम है अपना कड़वा बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा, जहां जहां आपका ये चैनल देखा जाए, गुलबुटे चैनल में, उन सब टीचर्स से दरखास्त करूंगा, लिल्लाह अखबार पढ़िए। मैं सच कह रहा हूं, बहुत बुरा मानेंगे टीचर, बल्कि कुछ तो पीटने के लिए भी आ जाएंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि 90% असातिज़ा उर्दू स्कूलों के अखबार नहीं पढ़ते हैं। आप अपने आप को असरी मालूमात से अपडेट जब तक नहीं करेंगे, तब तक इस अंदाज के पेपर पैटर्न को अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे।
बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। सही कहा। अच्छा। और आपका बच्चा कभी भी इसको जो है कोप नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाए। आपको मैं एक मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ, जिया सर, आमिर सर के मैंने टीचर को पूछा कि आप आखिरी बार उर्दू के बुक स्टॉल पर कब गई थी? तो बोले लास्ट ईयर गए थे ना सर। मैंने कहा काहे के लिए गई थी? आप अपने लिए कोई किताब खरीद? नहीं, वो बच्चों को इनाम में देनी थी ना किताबें, वो खरीदने गए थे। हमारे टीचर्स बुक स्टॉल पर नहीं जाते हैं बरसों, वो उनको ये नया पेपर पैटर्न कैसे वो कवर कर पाएंगे? अखबार पढ़ना, किताबें पढ़ना, अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। उर्दू जबान की तदरीस के लिए फारूक सैयद साहब ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे असातिज़ा उर्दू के अदबी प्रोग्रामों में शरीक हों, आए, देखें कि उर्दू अदब आज कहां चला गया, उर्दू जबान कैसे बोली जाती है, उर्दू जबान का इस्तेमाल किस तरह हमारे अदीब और शायर करते हैं, असरी मुआसर अदबी रसाइल कौन से जारी हैं। ये मैं फारूक साहब आपको बता दूं एक दिलचस्प बात, थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, कि एक टीचर से मैंने कहा कि भाई आप कौन सा अदबी पर्चा पढ़ती हैं? तो उन्होंने छूटते ही कहा गुलबूटे। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ये भी बता दीजिए कि बच्चों का पर्चा कौन सा पढ़ती हैं? तो दाएं बाएं देखने लगी। तो जब ये इस तरह का माहौल जो है, अब ये तमाम मकड़ी के जाले जो बुन दिए गए हमारे आसपास, इन जालों को पहले साफ करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप चाहे जितनी ट्रेनिंग लें, जिया सर, आमिर सर, चाहे जितना आप टीचर्स की ट्रेनिंग लें, लेकिन पहले इस माहौल को, उन जालों को पहले साफ तो मैं जिया साहब से जानना चाहूंगा कि ये हामिद साहब ने जो मौजू उठाया है कि असातिज़ा पढ़ते नहीं हैं या निसाबी किताबों के अलावा दूसरी चीजें पढ़ते नहीं हैं, हाँ। इसके लिए कोई आप अपने स्कूल में कोई तजुर्बा या कोई ऐसा काम जिसकी वजह से बच्चे और असातिज़ा भी जो है कुछ चीजें पढ़ें, उनकी नजर से गुजरें, हाँ, बिल्कुल। कोई मंसूबा है आपके ज़हन में? मौजू नहीं है बल्कि वो दर्द है, और उससे आगे बढ़ें कि इस वक्त का अलमिया है। मैं इसको आगे बढ़कर बिल्कुल अमली तजर्बा बताता हूँ आपको कि किताब बुक स्टॉल पर सफर करके जाना और किताब खरीदना, ये बहुत बड़ी बात है। असल में आप एक डॉक्टर के यहाँ पर वेटिंग में हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, आपके सामने किताब रखी है, आप किताब उठाकर पढ़ने के लिए तैयार नहीं। वाह, ये किताब से बेजारी का वो वक्त आ चुका है, बहुत अलमिया है। आप अमली तौर पर देख लें, किताबें हमारे खासतौर से उर्दू माहौल में रखी हैं टेबल पर, उठाकर देखने के लिए राजी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है असल में, और इसके लिए बुनियादी काम जो है वो असातिज़ा कर सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लोग मुताले का मतलब निसाबी किताब समझते हैं कि निसाबी किताब को पढ़ लेना। BA MA टीचर्स के जो इंटरव्यू लिए गए हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि गुज़िश्ता, पहले हमने 1 महीने के बारे में सवाल करना शुरू किया था, फिर बाद में 6 महीना, और अब हम 2 बरस के इहाते में कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 में जो अफसाने और नॉवेल रखे हैं, उनके अलावा आपने क्या पढ़ा है बताएं आप। बिल्कुल नहीं। ये मैं समझता हूं कि इस वक्त ये मिशन शुरू करने की जरूरत है। KME सोसाइटी ने इस सिलसिले में एक बहुत अच्छा काम किया है। क्या पढ़ा आपने? हमें भी अच्छा प्रोग्राम, आप किताब पढ़ें, रफी अंसारी साहब जो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हमारे में उसका खुलासा पेश करना एक ये, और यही सिलसिला हमने बच्चों के लिए भी किया है, बच्चों के लिए भी। और अभी जो तालीमी इनकलाब है, ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है बच्चों के अंदर पढ़ने का ज़ौक़ पैदा करने के लिए। इसके लिए आने वाले इस तालीमी साल में एक मैंने ये रखा है, वो तारीख मुझे याद नहीं है, मेरे सालाना मंसूबे में लिखा हुआ है वो, फला तारीख को जुलाई की 7:10 से लेकर 7:30 तक एक टीचर जो है वो तालीमी इनकलाब पर गुफ्तगू करेंगे। उस वक्त तमाम बच्चों के टेबल पर जो है वो तालीमी इनकलाब होगा। हर सफ़े की अहमियत क्या है, अच्छा, किस सफ़े पर क्या 3 अहम शख्सियात का तारुफ है, एक स्कूल का तारुफ है और एक साइंस फिक्शन के बारे में, वो पूरा मुकम्मल जो है वो वहाँ पे तारुफ पेश करेंगे, ताकि बच्चों के मुताले का मुस्तकिल वो हिस्सा बन जाए। ये ऐसे बहुत से छोटे काम हम लोग इंशाल्लाह करने वाले हैं, अमली कदम। हाँ, बिल्कुल, ज़ौक़ पैदा करने के लिए। शबाना मैडम, आप मैं इस ताल्लुक से, मैं वही जो लाइब्रेरी में जो भी किताबें मौजूद है, तो टीचर्स 3 टीचर्स अगर इस हफ्ते 15 दिन का उनको वक्त देते हैं
और जब जुम्मा के रोज हमारा हाफ डे होता है तो टीचर्स नहीं जाती है, बच्चे छुटने के बाद अगर जो क्लासेस ले रही हैं जो, और नहीं तो जो 3 टीचरों ने जो किताब का मुताला किया उसका सिर्फ मरकजी ख्याल, पूरा नॉवेल पूरी किताब नहीं है, उसमें मरकजी ख्याल क्या है, तो 3 टीचर है तो वो बाकी के जो 20 टीचर्स है वो सुन लेते हैं, उनको पता चलता उनको, है, और वो मरकजी ख्याल लिख कर देंगी, सबमिट भी करेंगी और वो ओरली तौर पर बताएंगे। अगर किसी को उसमें कुछ पूछना है, कोई एक है या वो समाजी हो चाहे वो हो, तो ये 5 साल से है और उसकी बाकायदा रिकॉर्ड भी है कि कौन से टीचर ने पूरे साल में कितनी किताबों का मुताला किया और उसका मरकजी ख्याल क्या था, चाहे वो प्रेमचंद हो, इकबाल हो, जो उनके इंटरेस्ट पर है। वो कंप्यूटर का नॉलेज क्यों ना हो, अगर वो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो वो स्पोर्ट्स की नॉलेज शेयर करे। तो ये हमारे 5 साल से टीचर्स के ये कंटिन्यूस सिलसिला, अभी ये 3 टीचर्स है तो उसके बाद 3 टीचर्स है, वो अपने मिजाज के लिहाज से अपनी किताबें पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, तो 20 टीचरों को उसका फायदा होता है। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, मुताले के साथ साथ असातिज़ा के लिए हमने कहा, तलबा के लिए भी बड़ी अहम बात है, जिस पर जो है वो पता नहीं आमिर सर वगैरह ने इसकी वर्कशॉप ली है या नहीं, लेकिन सच बात ये है कि हमारे बच्चे लिखना नहीं चाहते। बच्चे जानते बहुत कुछ है, पढ़ भी लेते हैं, किताब समझ भी लेते हैं, उनके जहन में आ भी जाती है, टीचर ने मेहनत भी की होती है। बच्चे को राइटिंग स्किल या लिखने का शौक, दोनों 2 बातें, एक तो राइटिंग स्किल और दूसरे लिखने का शौक, ये इन दोनों चीजों का बड़ा फुकदान हमारे बच्चों में, खासतौर पर मैं देख रहा हूँ कि उर्दू के बच्चों में बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो इसके लिए भी हमें फिक्र करनी चाहिए कि इब्तदाई जमातों से ही बच्चों को लिखने का शौक दिलाएं, मशक कराएं, उनको शौक दिलाएं। और उसके लिए एक तजुर्बा यूं किया जा सकता है कि साल भर में अगर आपके यहाँ 12-13 प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, या 12-13 लोगों को आप बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को या और किसी हीले बहाने से, तो उस प्रोग्राम में आखिर में जितने बच्चे मौजूद हैं उनसे कहेंगे कल कॉपी के एक सफे पर आज आपने जो प्रोग्राम में देखा या जो महसूस किया है, तो अब आपने क्या महसूस किया है वो एक कागज पर, कॉपी के एक पेज पर लिख कर लाइए। अच्छा, तो इस तरीके से बच्चों में वो राइटिंग स्किल उनका जो है डेवलप होगा और लिखने का शौक भी खुद ब खुद पनपेगा। अच्छा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे मैंने टीचर्स को देखा जो वाकई बड़ी मेहनत करते हैं अपने सब्जेक्ट, वो बच्चा समझ भी रहा है, लेकिन वो एग्जाम हॉल में जाता है और वो 70-80 मार्क्स का पेपर करता है, 20 मार्क्स छोड़ देता है, वो लिख नहीं पाता है या बोर हो जाता है या उगता जाता है या वक्त खत्म हो जाता है, उसमें भी कम मिलते हैं, तो वो उससे रिजल्ट पर बड़ा असर पड़ता है। तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देने के लिए अपने स्कूल में कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मंसूबा? असल में अभी इस सिलसिले में मैं आगे बात करता हूँ कि लाइब्रेरी हमारी बहुत अच्छी बन रही है। मैं चाहूँगा कि कभी हमारे साथी कभी आ जाए जी, तो मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा पूरा एक हॉल को पूरा लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया है, और जिस तरह से कॉलेज लेवल का जो लाइब्रेरी होता है उस सिस्टम को हम अभी राइज करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी भी हमारे पास फुल टाइम है और पूरा डिजिटल लाइब्रेरी हम करने जा रहे हैं। वो तलबा के लिए उसको पीरियड का अलॉटमेंट भी कर रहे हैं उसमें। बहुत मैं तहरीरी तौर पर एक मैसेज देना चाहूँ, मेरा तजुर्बा है जिससे मैं चाहती हूँ कि तमाम अगर स्कूल इसको अपनाए, कैलीग्राफी, यानी इसका इतना अच्छा फायदा है, हमने देखा है, आप भी जानते हो कि इनकी बच्ची मेरी स्कूल में थी। कैलीग्राफी हम 3 टीचर्स को डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमारे 100 बच्चे हैं तो 30-30 टीचर्स उसको देख ले, या जो बच्ची की तहरीर बहुत अच्छी है उनकी भी थोड़ी हेल्प ले लेते हैं, जैसे कुछ मंथ एंड में या फ्राइडे कुछ करती है कैलीग्राफी। इससे क्या असर पड़ता है कि आपका परसेंटेज बढ़ता है, बच्चे की तहरीर अच्छी होती है, उसे नंबरात हासिल करने रईस हाई स्कूल में भी क्लासेस चलाई गई, तो ये चीज का हमारे बच्चों को बहुत फायदा हुआ कैलीग्राफी का। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हमारे कर रहे हैं। मैं आमिर सर आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो असातिज़ा के वर्कशॉप लेते हैं उसमें कोई मुताले के लिए, कोई पढ़ने के लिए, आप तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई किस तरह से पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, किताब के अलावा मतलब निसाब के अलावा किताब पढ़ने की कभी आपने अपने वर्कशॉप में तरगीब दी है या देते हैं? ज़रूरत तो है उसकी, मैं बहुत सारी बातें ऑलरेडी आ चुकी, मैं एक चीज़ खाली बताना चाहता हूँ। उसमें अभी एक बहुत अच्छा ऐप ऑलरेडी मौजूद है बुकलेट के नाम से, जो जितनी भी बड़ी और मशहूर किताबें हैं, जो बुक सेलर बुक टाइप की किताबें हैं, उसको एक साहब ने उसका निचोड़ करके ऑडियो बनाया है।
तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और सुनने का बहुत शौक है आपको पढ़ने के बजाय, तो वो बड़ी बड़ी किताबों का खुलासा आप सुन लें। तो वो बुकलेट नाम का ऐप बहुत अच्छा है। वो भी इस तरह का वर्कशॉप हमने अभी तक तो किया नहीं है काविश के प्लेटफॉर्म से कि किस तरह से रीडिंग हैबिट टीचर्स में बढ़ाई जाए। लेकिन बहरहाल हम लोग पैगाम तो यही देना चाहेंगे टीचर्स को कि अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, जैसे मैं ये समझता हूँ कि मेरी सर्विस को अभी 20 साल बाकी है, मुझे अभी स्कूल में अपनी जिंदगी 20 साल देना है। तो एक डॉक्टर भी सोचता है कि वो अभी आइंदा 10 साल 15 साल जिस प्रोफेशन में है तो कैसे वो ग्रो करेगा प्रोफेशनली, इंडिविजुअली अपने आप को कैसे वो ग्रो करेगा। तो उसके लिए हर टीचर को ये सोचना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। आप मूक प्लानिंग, मूक के बारे में आपने सुना होगा, MOOC मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो चलती है, तो ऑलरेडी इतने सारे रिसोर्सेज है हमारे वहाँ। प्रॉब्लम ये है कि वो रिसोर्सेज एक तो पता नहीं है और रिसोर्सेज तक हमारी रीच नहीं है, या फिर हम कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा सुस्ती और काहिली की वजह से वो सारी चीजें नहीं कर पाते। मैंने अपनी स्कूल के टीचर्स को क्या कहा है, आप हर साल अपना बायोडाटा बनाएं। 2018-19 का आपका एक बायोडाटा होगा। तो बायोडाटा में आदमी क्या करता है, अपनी सारी सलाहियतें, सारी खूबियां उसमें लिखता है। तो जब आप अगले साल एक फिर से बायोडाटा बना के सबमिट करेंगे, उसमें एक चीज कम से कम एडिशनल ऐड होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट आपने ये किया, कंप्यूटर का कोर्स किया या कुछ भी आपने किया है, तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या आपने ग्रो किया है, उसके लिए एक नया सिस्टम अगले साल, पिछले साल हमने बायोडाटा मंगाया, अभी अगले साल इंशाल्लाह हमारे स्टूडियो में। और आपने आज बहुत अच्छी बातें हमारे सामने हमारे नाजरीन के लिए सुनाई। आप तमाम का, हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब, अब्दुल रहमान साहब, शबाना शेख साहबा, ज़ियाउर रहमान साहब और आमिर अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर कोई नए मौजू के साथ। अभी आप देख रहे थे उर्दू स्कूलों के नताइज पर हेडमास्टर्स और माहिरीन से बातचीत। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर कमेंट करें, और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें।